बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है पोटेंशियोमीटर और ये चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है और इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। और मज़ीद आप लोगों को ये बता दूं बेटे कि ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, इसका प्रैक्टिकल भी हमारे सिलेबस में मौजूद है। जब हम लोग लैब में जाते हैं तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये जब आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये वाला टॉपिक देखेंगे ना, तो पहले 2 पैराग्राफ जो हैं वो इंट्रोडक्शन के हैं, वो इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर आप लिखेंगे भी तो जस्ट आप एक्स्ट्रा ही लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले दो पैराग्राफ जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर में शामिल नहीं होते, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो हम उसकी हेडिंग बना लेते हैं जो इंट्रोडक्शन की। अब उन 2 पैराग्राफ्स में हमें क्या बताया गया वो जरा अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले पैराग्राफ में अगर आप देखें तो जब ये टॉपिक वो पोटेंशियोमीटर का स्टार्ट करता है ना, तो बिल्कुल स्टार्ट में वो हमें बताता है कि जी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं उसे हम लोग नाम दे रहे होते हैं वोल्ट मीटर का। और आपको पता होना चाहिए, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस सर्किट में जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है, वोल्ट मीटर हमेशा उन पॉइंट्स के पैरेलल में अटैच किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं जी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं वोल्ट मीटर का, और जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, वोल्ट मीटर उन पॉइंट्स के दरमियान हमेशा पैरेलल में अटैच कर रहे होते हैं। अब बच्चों, आपने जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लाजमी तौर पर उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम 10 गुना रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस उस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगी, उस सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर होगी या उससे कम होगी, तो फिर वोल्ट मीटर में से भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब वोल्ट मीटर में से करंट फ्लो करेगा तो हमारे सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही सर्किट का करंट डिक्रीज करेगा तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो वोल्ट मीटर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है जब वो सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। हमारी बुक वाले ने ना यहाँ पे एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल की है, उसने लिखा हुआ है कि जी वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट को लोड कर देगा। तो लोडिंग या लोड करने का मतलब यही था कि वोल्ट मीटर में से सर्किट का करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, या वोल्ट मीटर सर्किट का करंट ड्रॉ करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। अब इसी पैराग्राफ की जो एंड वाली लाइन है इसको आपने अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज एन इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, तो मतलब हम लोग जो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी कि जब आप उसको सर्किट में अटैच करेंगे तो वो सर्किट का कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो हमें बताता है कि चूंकि वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहा क्योंकि वो कुछ ना कुछ करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो इसके अलावा हमारे पास 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बड़ा एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं। उनमें से एक को वो नाम देता है जी डिजिटल वोल्ट मीटर का, और दूसरा जो है वो CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आप 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ गए। वो कहता है कि इनकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हाई होती है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट सर्किट में से 0 करंट को ड्रॉ करते हैं, तो इसकी वजह से ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास काफी एक्सपेंसिव है, डिजिटल वोल्ट मीटर भी और CRO भी। डिजिटल वोल्ट मीटर तो शायद हमें 600-700 या 800 या 1000 तक मिल जाएगा, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। लेकिन जो CRO है वो हम घटिया से घटिया भी लेंगे तो 20-25-30 हजार की मिलेगी, इससे कम की वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, कम से कम भी अगर हमें मिलेगी तो 15,000 से कम किसी सूरत नहीं मिलेगी, और उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी CRO जो है वो 50,000, 85,000, 1 लाख इससे ऊपर ऊपर होती है।
तो सीआरओ और डीएमएम वो कहता है जी ये दोनों एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और मजीद इनका यूज भी डिफिकल्ट है। सीआरओ को इस्तेमाल करना आसान नहीं है, हमें सीआरओ का इस्तेमाल जो है वो सीखना पड़ता है। हमने सीआरओ से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करना है या मेजर करना है वो हमें सीखना पड़ता है। तो फिर वो कहता है जी हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ किए बगैर जो इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है उसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर का। तो ये पहले दो पैराग्राफ आप इसकी हेडिंग इंट्रोडक्शन की हेडिंग से बना सकते हैं। इसके बाद बेटा जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट टू लाइंस इसकी डेफिनेशन बनती है। A potentiometer consists of a resistance R in the form of a wire on which a sliding contact C can slide। ये यहां तक जिसकी डेफिनेशन बनती है, आगे फिर उसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। वो कहता है कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में रेजिस्टेंस होती है। स्ट्रेट वायर की फॉर्म में जो रेजिस्टेंस होगी ना वो मैं इस तरह से बना रहा हूं जी, इट कंसिस्ट ऑन अ रेजिस्टेंस R in the form of a straight wire, इस तरह से। अब ये बेटे उस वायर का एक एंड ए है और ये इस वायर का दूसरा एंड बी है, तो इन दोनों एंड्स के दरमियान वायर की जो लेंथ है ये फिक्स है। अब बच्चों जब वायर की लेंथ फिक्स है तो इसका मतलब वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर ये भी फिक्स होगी। फिर वो कहता है जी एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है हमारे पास सी जो कि इस वायर के ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, बिल्कुल रियोस्टेट की तरह। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि रियोस्टेट हमारे पास एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है, रियोस्टेट बिल्कुल छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इतना सा तकरीबन वो लैब में आपको पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत कम होती है, उसकी टोटल रेजिस्टेंस शायद 100 या 200 ओम होती है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस उसकी निस्बत ज्यादा होती है, और हम पोटेंशियोमीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा जब ये आप इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये मैंने इसका सिंबल भी यहाँ पे बना दिया बेटे, ये इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसका सिंबल भी यहाँ पे बना देंगे, आप इसको इसका सर्किट सिंबल भी कह सकते हैं। अब इसके बाद इसके आ जाते हैं यूजेस। ये जो पोटेंशियोमीटर है हम इसको चार तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम इसको चार मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उसने सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है कि एज वेरिएबल रजिस्टर, एज वेरिएबल रजिस्टर, आप इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये इस्तेमाल होता नहीं है, ये ना लैब्स में ना एक्सपेरिमेंट्स में ना प्रैक्टिकली, ये एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल होता नहीं है क्योंकि उसके लिए हम रियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं, बट ये एज अ वेरिएबल रजिस्टर सर्व कर सकते हैं। अब देखें जी ये एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे सर्व कर सकते हैं, वो रियोस्टेट वाली सारी कहानी यहाँ पे चलेगी। वो कहता है जी कि ए और बी ये दोनों वायर्स की इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वायर की जो लेंथ है ये फिक्स रहती है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वायर की लेंथ फिक्स है तो रेजिस्टेंस फिक्स है। लेकिन ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी आपने यहां पे बनाया, अब आप सी को क्या कर रहे होते हैं जी, स्लाइड कर रहे होते हैं। तो जब आप सी को स्लाइड कर रहे हैं तो ये यहां पे जरा गौर कर लें, ए और सी के दरमियान जो वायर पे सी वाला पॉइंट बेटा यहां पे बन रहा है, तो ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ चेंज हो रही है, क्योंकि जब आप ये सी को यहां से स्लाइड करवा के टूवर्ड्स बी लेकर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये पॉइंट सी टूवर्ड्स बी जा रहे हैं तो ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है ये रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां पे भी वो पुरानी बात अप्लाई हो रही है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। तो अगर आप पॉइंट सी को पॉइंट बी पे ले आएंगे तो ए और सी के दरमियान जो वायर की लेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी जी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर आप सी को यहां से उठा के इधर पॉइंट ए पे ले आएंगे तो ए और सी के दरमियान लेंथ जीरो हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बड़ा ही आसान है कि जी आप इसको क्या कर रहे हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका जो सेकेंड यूज है बच्चों हमारे पास, इसका जो हमारे पास सेकेंड यूज है एज पोटेंशियल डिवाइडर। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मौजूद है एक्सरसाइज में जी, एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा। डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव यू अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। देखिएगा जी कौन सा है,
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, 7 या 6। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव यू अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। एक ऐसा सर्किट डिस्क्राइब करें जो कि आपको मुसलसल तब्दील होता हुआ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हो। तो वो सर्किट ये वाला है कि पोटेंशियोमीटर को जब आप एज पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको देखते हैं जी आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये भी सेम रियोस्टेट वाला हमारे पास बन जाएगा। ये इधर हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो मैं ये करूंगा जी, ये एंड ए और ये एंड बी, इन दोनों एंड्स के दरमियान यहां पे एक बैटरी लगा दूंगा। ये बैटरी है जो इस सर्किट को ड्राइव कर रही है। और फिर यहां पे जी मैं क्या करूंगा, ए और ये जो सी है, इन दोनों के दरमियान यहां पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो यहां पे जब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो यहां से आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा जी VAC। अब ये चीज यहां पे ध्यान में रखें कि ए और सी, इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर के इक्वल होगी, और ये स्मॉल आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ ऑफ द वायर के। अब यहां पे भी ना वो पुरानी बात बनेगी रियोस्टेट वाली जो हमने पढ़ी थी कि जब मैं ये बैटरी यहां पे अटैच करता हूं तो इस सर्किट में से आई करंट फ्लो करता है। अब ये जो आई करंट फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, इसका मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है जी E/कैपिटल R। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखें कि कैपिटल R जो है वो ए और बी के दरमियान में वायर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ए और बी के दरमियान में वायर की रेजिस्टेंस है। अब ये जब मैं यहां पे ए और सी के दरमियान वोल्ट मीटर लगा दूंगा तो ये वाला जो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा VAC, ये हम लोगों को पता है जी, ये किसके इक्वल आ रहा होगा, ये R इंटू आई के इक्वल आ रहा होगा। ये जो है ये R इंटू आई के इक्वल आ रहा होगा। अब यहां बेटे आप क्या करें, ये स्मॉल आर तो आप लोगों को पता है कि स्मॉल आर का मतलब है जी रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। आई की ये वाली वैल्यू पुट करें तो VAC जो मेरे पास आएगा R इंटू कैपिटल E/कैपिटल R। तो मैं लिख सकता हूं कि VAC इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल R। आप बल्कि कैपिटल R को इधर लें, ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा। अब ये लास्ट टाइम में बेटे आप लोगों को बताया था कि कैपिटल E जो है ये इस बैटरी का पोटेंशियल है जो कि फिक्स है, चेंज नहीं होगा। कैपिटल R इस पोटेंशियोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस है जो कि फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज हो रही है स्मॉल r। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास जो VAC होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। जो VAC होगा मेरे पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। यानी आप A और C इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको जितना इंक्रीज करते जाएंगे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप उतना बढ़ता जाएगा। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो जितनी कम होती जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप उतना कम होता जाएगा। अब ये चीज फिर ये वाली अप्लाई हो रही होगी कि जी अगर आप पॉइंट सी को यहां से ले आते हैं बी पे तो ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, तो यहां से देखें स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो VAC मेरे पास E के इक्वल आ जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ पॉइंट C इज एट B तो फिर मेरे पास स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R एंड VAC इज इक्वल टू E। ठीक है, कि फिर मेरे पास स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा और जो A और C के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैपिटल E के इक्वल आ जाएगा। और फिर दूसरा पॉइंट मैं यहां पे बनाऊंगा जी, इफ पॉइंट C इज एट A स्मॉल r इज इक्वल टू 0 एंड VAC इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये भी मेरे पास एक पॉइंट बन जाएगा कि अगर क्या हो रहा है मेरे पास ये पॉइंट C आ गया A पे, इस पॉइंट C को उठा के मैं इधर ले आया पॉइंट A पे तो फिर स्मॉल r 0 हो गया क्योंकि A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो चुकी है। तो जैसे वो रेजिस्टेंस 0 होगी तो VAC, यहां पे आप 0 पुट करोगे तो VAC आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बेटे हमने देखा कि जी हम इसको 0 से लेकर E वोल्ट तक का पोटेंशियल ड्रॉप हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटे अगर इसका थर्ड यूज अगर आप देखें, अब इसका थर्ड यूज अगर आप देखें, ये भी नजर आ रहा है सारों को, लाइट का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, चलती रहने दो कोई बात नहीं। ये बेटे थर्ड यूज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ये दोनों यूजेस तो
इसके पुराने थे जो आपने पहले पढ़े हुए थे। अब ये इसका थर्ड यूज अगर आप देखें तो टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एन अननोन सोर्स। अब मेरे पास एक अननोन सोर्स है। अननोन सोर्स का मतलब यह है मेरे पास एक ऐसी बैटरी है, मेरे पास एक ऐसी बैटरी है, मेरे पास एक ऐसा सेल है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको नाम दे दिया जी मेरे पास ये क्या है, एक अननोन सोर्स है। तो अब उस अननोन सोर्स का ईएमएफ फाइंड करना है। उसके लिए जी अननोन सोर्स का ईएमएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है, अननोन सोर्स का ईएमएफ फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है जी, यही वाला सर्किट बनाऊंगा, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी जी, देखिएगा जरा। और यहां पे मैंने वो सोर्स लगा दिया जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, EX। ये मैंने सोर्स यहां पे लगा दिया जी जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है यार। अब देखें यहां पे सबसे पहले सर्किट को नोट कीजिएगा, ये ऊपर वाला सर्किट तो वही लगा हुआ है। मैंने ये जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट C था, मैंने इसका एक एंड तो C पे जा रहा है ना, और दूसरा जो एंड है उसको गैल्वानोमीटर के साथ, गैल्वानोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो अननोन सोर्स है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ आ गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अननोन सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियोमीटर का कौन सा एंड पॉजिटिव है? ये जो मेरा ड्राइवर सेल है, ये बेटे वो सेल है जिसका पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, अननोन सोर्स है। ये वो सेल है जिसने इस पूरे सर्किट को ड्राइव करना है, ये ड्राइवर सेल है। तो ये पोटेंशियोमीटर के जिस एंड के साथ ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लग रहा है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर के जिस टर्मिनल या जिस एंड के साथ ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लग रहा है वो पॉजिटिव है। तो ये देख लें ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल ए के साथ आ रहा है, तो अननोन सोर्स का भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही आ गया। एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल सेम होना चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे ना कि ड्राइवर सेल का नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दें और उसका अननोन सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दें और ड्राइवर सेल का पॉजिटिव आ जाए, या ड्राइवर सेल का नेगेटिव कर दें और अननोन का पॉजिटिव कर दें, मतलब चेंज कर दें, उल्टे कर दें जिस मर्जी तरतीब से, तो आपका ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, आपका ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ड्राइव ही नहीं हो पाएगा, फिर सेम रहेगा। अगर आप ऊपर से भी नेगेटिव लेकर आ रहे हैं, इधर से भी नेगेटिव लेकर आ रहे हैं, फिर सर्किट वर्क करेगा, फिर करंट की सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस बैटरी के यही ड्राइवर सेल है ना बेटा, यही पूरे सर्किट को ड्राइव कर रहा है। इसका तो ईएमएफ हमने फाइंड करना है। अभी आप देखेंगे हम इसके साथ एक गेम खेलेंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। हमने इसीलिए तो दोनों के पॉजिटिव सेम रखे हैं, क्योंकि इधर से इसका पॉजिटिव आएगा, इधर से इसका पॉजिटिव आएगा, तो इसका पोटेंशियल। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला था कि ये वाला सेल इस सेल से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, इसका पोटेंशियल हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवर है। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया फिर भी सर्किट वर्क नहीं करेगा, अगर इसका पोटेंशियल इसके इक्वल हो गया फिर भी सर्किट वर्क नहीं करेगा। इसका पोटेंशियल यानी इसका करंट हमेशा इसके पोटेंशियल यानी करंट से कम होना चाहिए, ताकि जब ये इधर आए तो इसका सेल जो करंट है ना, इस सेल का जो करंट है वो सर्किट को ड्राइव करे, ये वहीं पे स्टॉप हो जाए। इसके साथ हमने गेम खेलनी है, इसको पता भी नहीं चल रहा हमने इसके साथ क्या गेम खेल देनी है। ठीक है, अब जी यहां तक प्रॉब्लम, कोई सवाल? हाँ जी बच्चों, कोई सवाल यहां तक? सर अगर ऑपोजिट एंड लगा दें तो क्या होगा? क्या हो जाए? अगर दोनों पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लगा दें तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाएं बेटे, मैं वही तो बता रहा था। फिर ये ड्राइवर सेल सर्किट को ड्राइव नहीं कर पाएगा, फिर इधर से करंट जो आएगा ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर से नहीं जा पाएगा। इधर पॉजिटिव से आ रहा है और इधर नेगेटिव है, तो फिर करंट इधर से आ जाएगा, वो इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने दोनों के सेम टर्मिनल्स रखने हैं, या तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स अटैच करेंगे या दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स। अगर पॉजिटिव
नहीं, सर्किट नहीं वर्क करेगा, कुछ भी नहीं होगा, करंट फ्लो करेगा बट वो डायरेक्ट बैटरीज के दरमियान करेगा, आप वो काम नहीं कर सकेंगे जो आप करने वाले हैं। नहीं नहीं यार, वो और चीज होती है, वो ये चीज नहीं। पाथ अभी बता रहा हूं ना, पाथ पाथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि करंट किधर से किधर आएगा, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इफेक्ट तो सेम है। चलें जी, इस सर्किट पे वापस आते हैं। मैंने आपको इस सर्किट डायग्राम बना के दो प्रिकॉशंस बताई हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। नंबर 1, दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक में पॉजिटिव बना हुआ तो हम पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव भी बनाए तो सर्किट वर्क करेगा, बट हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बुक में नहीं है। दूसरी प्रिकॉशन मैंने आपको ये बताई कि हमारे ड्राइवर सेल का पोटेंशियल लाजमी तौर पर अननोन सोर्स के पोटेंशियल से ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। अच्छा, जब इसके बाद यहां से ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। अब जैसे बेटे आप क्या करेंगे, इस सर्किट को ऑन करेंगे ना, तो ये गैल्वानोमीटर की निडल आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी। आपने यही प्रैक्टिकल जो हम कर रहे होते हैं लैब में, मैं जब ये प्रैक्टिकल बच्चों को करवाता हूं ना, तो मैं सबसे पहले एक चीज कहता हूं कि बेटा ये सर्किट लगाएं, ये यहाँ पे जो आपका स्लाइडर है ना, इसको एक बार आप एंड ए पे लगा के गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन चेक करें, गैल्वानोमीटर फुल इस साइड पे चला जाएगा। फिर इसको यहां से उठाएं, यहां पर लगाएं और फिर गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन देखें, गैल्वानोमीटर फुल इस साइड पे आ जाएगा। मतलब ए और बी पे जब आप सी को लगाएंगे तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे आनी चाहिए। अगर गैल्वानो इन दोनों पॉइंट्स पे लगाने पर अगर गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन सेम साइड पे आती है तो आपका सर्किट में कहीं कोई मिस्टेक है, या तो बैटरी का पोटेंशियल इसका कम है इसका ज्यादा है, या इक्वल है, या आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दिया है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है आपके सर्किट में, इसीलिए डिफ्लेक्शन सेम साइड पे आ रही है। तो डिफ्लेक्शन आपकी दोनों ऑपोजिट साइड पे आनी चाहिए। जब आपकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे आ गई, फिर आप सी को क्या करेंगे, चाहे इधर से स्टार्ट कर लें चाहे इधर से स्टार्ट कर लें, आप इधर इस वायर के ऊपर सी को रखें और इसको आहिस्ता 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 इस साइड पे स्लाइड करते हैं। आप देखेंगे जब आपने इधर सी को रखा था, अगर डिफ्लेक्शन इधर थी, तो जैसे जैसे आप वायर को वापस उसको स्लाइड करके ला रहे हैं ना, वापस ला रहे हैं, तो ये जो निडल है गैल्वानोमीटर की वो भी वापस आ रही है। आपने वो पॉइंट ढूंढना है जिसके ऊपर गैल्वानोमीटर की निडल आपको जीरो डिफ्लेक्शन देगी। आपने वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर की निडल मूव होती हुई जीरो पे आ जाएगी। जैसे ही गैल्वानोमीटर की निडल जीरो पे आ जाएगी तो सी जिस पॉइंट पे आया था आप वहां पे मार्क कर लेंगे, वो हमारा कहलाएगा नल पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, नल पॉइंट। पता है कुछ समझ लगती है कि नल पॉइंट क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि वहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रही है। जीरो मतलब नल हो रही है ना डिफ्लेक्शन, वहां पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन नल हो रही है, इसलिए ये पॉइंट हमारे पास नल पॉइंट कहलाएगा। नहीं जी, एक्चुअल में गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो पे आती है, मतलब गैल्वानोमीटर जीरो करंट उसमें से गुजर रहा होता है, लिखा होता है जीरो उसके ऊपर यार, गैल्वानोमीटर के सेंटर में होता है जीरो, मीटर है वो पूरा, हाँ जीरो पे आ जाएगा। अच्छा बेटे अब देखें गैल्वानोमीटर क्यों जीरो पे आया, कल वाली बात फिर यहां पर रिपीट हो रही है क्या जी, गैल्वानोमीटर के जीरो पे आने का मतलब है इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा। अब यहां से अगर आप देखें तो ये ए और सी के दरमियान यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा VAC, ये अभी हमने यहां पे उसका फॉर्मूला लिखा जी, ये हमारे पास है स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू ई, ये इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा। अब इस यहां पे क्योंकि C यहां पे अटैच है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे पॉइंट C पे आ रहा है वही वाला पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आ रहा है गैल्वानोमीटर के इस टर्मिनल पे, इधर से आ रहा है ना। तो अब जैसे ही गैल्वानोमीटर के इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो यहां पे जो पोटेंशियल है इसके इक्वल हुआ। अब देखें ये फिक्स पोटेंशियल था, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमने यहां पे जो पोटेंशियल है इस स्लाइडर को स्लाइड करते हुए उसको चेंज किया, हाँ जी हमने उसको VAC को चेंज किया। तो जैसे ही VAC यहां पे जो पोटेंशियल है इसके इक्वल हुआ तो गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ गए, डिफ्लेक्शन जीरो होगी, ठीक है। अच्छा अब आपने जब नल पॉइंट ढूंढ लिया तो आपने पॉइंट A से उस नल पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस मेजर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
ए से सी तक वायर की रेजिस्टेंस आप मेजर नहीं कर पाएंगे, आप ए से सी तक वायर की जो लेंथ है वो मेजर कर लेंगे। अब देखिए, अब हमने कहा कि जब गैल्वानोमीटर के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे आ चुके हैं तो जो EX होगा ये VAC के इक्वल है, और ये मैं लिख रहा हूं जी, ये मेरे पास इक्वल होगा स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E के। ठीक है, VAC का जो फॉर्मूला है ये EX के इक्वल हो जाएगा। अब देखें, हमें ये पता है कि जो कैपिटल R है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L, टोटल लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, और जो स्मॉल r होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल l। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये स्मॉल l मेरे पास क्या कहलाता है बेटे, ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाता है। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, आपने जो नल पॉइंट तलाश किया है, जिस पॉइंट पे आके गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो गई थी, उस पॉइंट से लेकर एंड ए तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो आप नोट करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, लैब में जब हम जाते हैं, तो वहां पे इसका भी एक ट्रिक होता है, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ लैब में बताया जाता है, यहां पे नहीं बताया जाता। अब देखें, स्मॉल r की जगह पे स्मॉल l लिख लें, तो EX इज इक्वल टू स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू E। अब इसमें यह चीज ध्यान में रखें, जो हमारे पास कैपिटल E है ये हमारा ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है, हमें पता होगा। स्मॉल l जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है जो हमने फाइंड की है, मेजर की है, और कैपिटल L जो है वो टोटल लेंथ ऑफ द वायर है, ये भी हमें पता होती है। तो सारी चीजें हमें पता होती हैं, तो फिर यहां से EX हम निकाल लेते हैं। नहीं, टोटल लेंथ बेटे A से B तक जो टोटल लेंथ है, और जो स्मॉल l है ना वो A से C तक की लेंथ। हाँ जी, कोई और सवाल? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बता रही। इस इक्वेशन को हम इस तरह नहीं देखेंगे डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन में, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ जो है ना उसका ताल्लुक EX के साथ है। EX बड़ा आएगा तो बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास ज्यादा आएगी, EX अगर छोटा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास कम आएगी। उसको हम इस तराजू में नहीं तोड़ रहे होंगे, मतलब यहाँ पे हमने ये रिलेशन नहीं बनाना EX के और L के दरमियान, EX और E के दरमियान, EX और E के दरमियान तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, EX और स्मॉल l के दरमियान हम बना सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट इसका पॉइंट है, बिल्कुल यार वो सेट करना है एक बार, फिर क्या है इसका जो लास्ट यूज है जी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, उसको भी देख लेते हैं। इसका जो फोर्थ यूज है, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। ये पोटेंशियोमीटर को हम 2 सोर्सेज का EMF कंपेयर करने के लिए भी आपस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बुक में सर्किट डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन मैं बना रहा हूं क्योंकि सर्किट बना के फिर समझाना बहुत आसान है। कोई बात नहीं। ये बड़े सर्किट आप बना लेंगे साथ, सेम वही सर्किट है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, सिर्फ मैंने ये चेंज किया बेटे, पहले यहाँ पे 1 सेल लगा हुआ था, 2 सेल लगा दिए, और नोट करें तो यहाँ पे मैंने 2 वे स्विच लगाया हुआ है, और बाकी सारा कुछ वही है, सेम टू सेम सारा काम यही वाला होगा। अब सुन ले, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने पहले ये जो E1 बैटरी है इसको सर्किट में लेके आना है, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हमने फाइंड कर लेनी, और इसके लिए जब हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी L1 ओवर L इंटू E। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आप यहां से सर्किट को ओपन कर देंगे 1 से, 2 से सर्किट को क्लोज करेंगे तो E2 सर्किट में आ जाएगा, और फिर उसके लिए नल पॉइंट तलाश करके उसकी बैलेंसिंग लेंथ वो फाइंड करेंगे, तो E2 हमारे पास आ जाएगा जी L2 ओवर कैपिटल L इंटू E। ये एक बार E1 के लिए ये वाला सारा काम होगा, और फिर दूसरी बार E2 के लिए ये वाला सारा काम होगा। तो अब आपने जस्ट इनकी रेशो लेनी है, तो रेशो जब आप लेंगे तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर कैपिटल L इंटू E ओवर L2 ओवर कैपिटल L इंटू E। अब गौर करें तो E से कट जाएगा, L L से कट जाएगा, तो E1 ओवर E2 ये जो रेशो होगी मेरे पास, ये इन दोनों बैलेंसिंग लेंथ्स की रेशो के बराबर होगी। तो सिंपल ये इस तरह से आप करेंगे तो दोनों EMFs की जो है वो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं।
L1 और L2 बेटे उस वाले तरीके से फाइंड करेंगे ना, पहले E1 को सर्किट में लगाएं, इसको क्लोज करें यहां से, तो E1 सर्किट में आ जाएगा, वो वाला सारा काम करें। हाँ जी, फिर दूसरी लगाएं, फिर वो वाला सारा काम करें तो E2 आ जाएगा, तो फिर इनकी रेशो ले लें। उम्मीद है जी आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। हाँ जी, करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है आपने, करंट यही वाला सेल ड्राइव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन आपने नहीं देखनी, उसको जाने में जस्ट आपने बैलेंसिंग लेंथ नल पॉइंट तलाश करना है। इधर नहीं आएगा ना बेटे, करंट को हमने इधर से फ्लो करवाना है।